व्यथा में हैं, आप परेशानी में हैं, तो आप हर तारीख पर अपनी पूरी कहानी सुनाना पसंद करेंगे। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको तो ऐसा ही लगेगा जब तक मैं अपनी सारी बात ना बता दूं जज साहब को, तो जज साहब किस तरह से कोई निर्णय दे पाएंगे। मैंने आप सभी को अपने पिछले एक वीडियो में एड इंटरिम मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अपील में सिर्फ इंटरिम मेंटेनेंस अगर बन जाए तभी जा सकते हैं या एड इंटरिम मेंटेनेंस बन जाए तब भी जा सकते हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ये कंफ्यूजन आप सभी के दिमाग में आता रहता है और अक्सर आप लोग ये सोचा करते हैं कि अगर एड इंटरिम मेंटेनेंस बन गया तो वो तो आपको देना ही देना है। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं कि ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो जाए तो क्या किया जाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपकी पत्नी ने एक खर्चे का केस किया है 125 CRPC के तहत। उसमें वो एक इंटरिम मेंटेनेंस यानी कि अंतरिम भुगतान के लिए भी एक दरखास्त लगा देती हैं और वो ये कहा करती हैं कि जब तक ये 125 CRPC के तहत जो भुगतान है वो बांधा जाए कोर्ट के द्वारा, तब तक पत्नी को या अगर उसके पास बच्चे भी हैं उनके गुजारा भत्ता के लिए उनको कुछ पैसा देना शुरू किया जाए। इसके लिए वो एक इंटरिम एप्लीकेशन यानी कि अंतरिम राहत वो मांग लिया करती हैं कोर्ट के द्वारा। ये तो चल रहा था बहुत समय से कि इंटरिम एप्लीकेशन पर बहस होती है। पहले जब जवाब दावा जाता है यानी कि आपका रिटन स्टेटमेंट जाती है तो उसमें आपकी इंटरिम एप्लीकेशन पर भी पहले जवाब जाता है, फिर उसका रेप्लिकेशन अगर कोई देना चाहे तो देता है, या फिर उसके बाद आपके इनकम एफिडेविट, इसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न है या आपके बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो सभी साथ में दिए जाते हैं, बांधे जाते हैं, नत्थी किए जाते हैं ताकि जज साहब निर्णय ले सके आराम से कि इस पत्नी को अंतरिम भुगतान के नाम पर कितना पैसा बांध दिया जब तक कि 125 CRPC में फाइनल जजमेंट आएगा। लेकिन अब एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया है कि इंटरिम एप्लीकेशन जो है उस पर भी काफी समय लग जाता है, क्योंकि उसमें आपका रिप्लाई आता है। रिप्लाई आने के बाद फिर आपके पास हो सकता है रेप्लिकेशन आए और उस रेप्लिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स दोनों लोगों को जमा करने होते हैं, डिटेल्ड एफिडेविट आपको जमा करना होता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। कई बार इसमें बहुत सारी डेट्स लग जाया करती हैं और कभी कभी हमने ये प्रैक्टिकली महसूस किया है कि इंटरिम भुगतान यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस में भी कई बार साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाया करता है। तो अब एक नया कंसेप्ट आ गया है एड इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि जब तक ये इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर सुनवाई होकर के कोई पैसा ना नियत कर दिया जाए पति के लिए कि वो अपने पत्नी और बच्चों को कितना पैसा देगा, उससे भी पहले एक मुश्त राशि नहीं बल्कि हर महीने के लिए उसको कुछ पैसा बांध दिया जाता है कि जैसे 2-4 सवाल किए गए उस व्यक्ति से, पति से, और उसके बाद जज साहब ने कह दिया कि आप इतना पैसा हर महीने देंगे। उस समय पर अक्सर हमने ये देखा है कि लड़के को समझ में नहीं आता, उसको शायद ये महसूस होता है, क्योंकि हमने बाद में बाहर जाके पूछा है कि आपने इस बात पर हाँ क्यों भरी कि आप अपनी इच्छा से इतना दे सकते, तो वो बोले कि इतना तो मैं दे ही सकता हूं। तो उसने वो बात तब बोली जब उसको ये लगा था कि शायद ये 1 महीने के लिए या एक बार दिया जा रहा है। लेकिन गाज तब गिरती है जब ऑर्डर उसके पास आता है कि हर महीने उसको देना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पिछले वीडियो में एक बात ये भी कही थी, मैं क्यों बार बार एक एडवोकेट की बात पर जोर देती हूँ, क्यों मैं ये कहा करती हूँ कि आपका एडवोकेट होना कोर्ट में जरूरी है, आप स्वयं क्यों नहीं केस लड़ सकते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप खुद भी केस लड़ सकते हैं, लेकिन क्या आपने
इस बात पर गौर किया है? क्योंकि आप लीगली साउंड नहीं हैं, आपको कोर्ट के आचार व्यवहार के बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कोर्ट में प्रैक्टिकली क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर जज साहब ने कोई बात पूछी है तो उसका जवाब किस तरह से देना चाहिए, या कोई भी एक स्टेज जब है तो उस स्टेज पर कितना काम होगा। क्योंकि आप व्यथा में हैं, आप परेशानी में हैं, तो आप हर तारीख पर अपनी पूरी कहानी सुनाना पसंद करेंगे, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको तो ऐसा ही लगेगा जब तक मैं अपनी सारी बात ना बता दूं जज साहब को, तो जज साहब किस तरह से कोई निर्णय दे पाएंगे। तो आप हर बार अपनी कहानी सुनाने तो लगते हैं, लेकिन जो असल में आपको बोलना चाहिए सोच समझकर, वो आप नहीं बोल पाते। सिर्फ इसीलिए मैं कहती हूं कि आपको एक वकील साहब नियुक्त करना अपने केस में बहुत जरूरी है, वरना कई बार हमने प्रैक्टिकली ये बात देखी है कि कोई एक गलत ऑर्डर हो जाया करता है और आप उसकी अपील में भी अक्सर नहीं जाया करते हो, और वो फिर बदलने बहुत मुश्किल हो जाया करता है, आपका केस बहुत खराब हो जाया करता है। खैर, अब जज साहब ने एड इंटरिम के नाम पर मान लीजिए 3,000, 4,000, 5,000 जो आपको नहीं भी पता था, आपने ना समझी में हाँ कर दी थी, और वो पैसा आप पर बंध गया है। अब आप ये सोचा करते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होगा उसमें तो आप अपील में जा सकते हैं, क्योंकि आप जब आसपास में बात करते हैं तो आपको यही बात सुनाई देती है कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस बंध जाता है तो आप उसकी अपील में जा सकते हैं। लेकिन एड इंटरिम मेंटेनेंस आपको ये महसूस होता है क्योंकि आपसे सवाल जवाब करके, आपसे पूछ करके, या कई बार आपकी इच्छा के अनुसार वो बांध दिया गया है, तो अब आप उससे नहीं मुकर सकते। और किस बात की अपील, यही आप गलती करते हैं। अगर एड इंटरिम मेंटेनेंस आप पर बांध भी दिया गया और आपको अच्छी तरह से नहीं पता चल पाया कि असल में ये क्या हो रहा है आपके साथ, 1 महीने का जो आपने सोचा था वैसा नहीं है, बल्कि ये हर महीने आपको देना है, तो आप अपने कंसर्न्ड हाई कोर्ट में अपील में बिल्कुल जा सकते हैं, और वहां पर आप बता सकते हैं कि क्या क्या बात हुई थी कोर्ट में नीचे, आपकी क्या सैलरी है, आपकी कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके ऊपर कितने कितने लोन हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी राशि आप एड इंटरिम मेंटेनेंस के नाम पर कदापि नहीं दे सकते। ये आप कहते हुए हाई कोर्ट में अपनी अपील में जा सकते हो, और यकीन मानिएगा पहली ही तारीख पर, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप अपने कंसर्न्ड हाई कोर्ट में एड इंटरिम मेंटेनेंस के खिलाफ जाते हैं तो पहली ही तारीख पर आपको स्टे मिल जाएगा। यानी वो जो एड इंटरिम मेंटेनेंस के नाम पर नीचे कोर्ट में कहा गया था कि आपने पैसे जमा करने हैं, उस पर रोक लग जाएगी। और मैंने बहुत सारे केसों में ऐसे होते हुए देखा है कि एड इंटरिम मेंटेनेंस कम हो जाया करता है आपकी फाइनेंशियल परिस्थितियों को देखते हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि चाहे 125 में फाइनल जजमेंट हो, या चाहे इंटरिम मेंटेनेंस आप पर बांध दिया गया हो, या चाहे एड इंटरिम मेंटेनेंस ही क्यों ना बांध दिया गया हो, आप अपने कंसर्न्ड हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, और उस पैसे को कम भी करवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।